अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। और इसके बाद आज हम चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 2 टॉपिक्स को रीड करेंगे, जो है बायोडाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड. डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड में डाटा एनालिसिस और डाटा ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ और डाटा वगैरह आ रहा है, अगर हम इसको सही से लिखते नहीं हैं, अरेंज नहीं करते या उसको ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते, तो पॉसिबल है कि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे ना आएँ. अब यहाँ पे बात आती है कि डाटा क्या है. डाटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई नाम, कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई डेट हो सकती है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हासिल हो रही है. अब उसमें सबसे पहली चीज़ आती है डाटा ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा. Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe data collecting method. It ensures the quality of experiment. Data is organized in different formats like graphics, table, flowcharts, maps and diagram. Students, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जब ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपेरिमेंटेशन होती है तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, और अभी हमने इन्फॉर्मेशन को क्या नाम दिया है? डाटा का नाम दिया है. तो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक अच्छा और एफिशिएंट तरीका ढूंढें, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं. मिसाल के तौर पे उनको ग्राफ्स की फॉर्म में जो है वो लिख दिया जाता है, टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स बना दिए जाते हैं, मैप्स या डायग्राम्स की फॉर्म में जो है वो बना दिया जाता है ताकि डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो. इसका एक और मकसद ये भी होता है कि कोई पॉइंट, कोई वैल्यू, कोई नेम, कोई करेक्टरिस्टिक जो है वो मिस ना हो जाए हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. इसके बाद हमारे पास आती है डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन. इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, i.e. रेशो एंड प्रोपोर्शन. व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स e.g. a and b is expressed in terms of quotient a over b, it is called the ratio of one number to other. Ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal persons is 1:3. इसके बाद हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस, यानी जो हमने डाटा को इकट्ठा किया, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हुई है, हम उसको दूसरी मज़ीद डाटा से जो है वो कंपेयर करके और इफ़ देन लॉजिक को भी इस्तेमाल कर मज़ीद डाटा जो है वो अरेंज कर सकते हैं. पहली चीज़. और दूसरी चीज़, हम ये भी इस डाटा एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं कि आइदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है. डाटा एनालिसिस में हम मेजरली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, जिनमें दो तरह के ऑपरेशंस आते हैं. पहला है रेशो, जो आप लोग 8th क्लास के मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से प्रोपोर्शन, जो आप लोग 8th क्लास के मैथ में स्टडी कर चुके हैं. तो क्या है कि जब हम किसी दो वैल्यूज़ में रिलेशन को फाइंड करते हैं तो हम उसको किसके थ्रू फाइंड करते हैं? रेशो के थ्रू. आप इसको सिंपल दो नंबर्स की, दो वैल्यूज़ के डिवीजन भी कह सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम दो वैल्यूज़ के दरमियान या तो कॉलन लगा देते हैं या डिवीजन लगा देते हैं. जब डिवीजन मार्क लगता है या कॉलन लगता है तो हमें पता लगता है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो रेशो में हैं, एक दूसरे की निस्बत में हैं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि 50 मलेरियल पेशेंट हैं और 150 नॉर्मल पर्सन है. तो हमने उसकी रेशो जब निकाली तो वो कितनी बनी? 1:3. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज़ भी याद रखनी है कि हमारे पास ये जो डाटा एनालिसिस है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल नंबर्स में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 मलेरियल पेशेंट को और 150 नॉर्मल पर्सनस को हमने कन्वर्ट कर दिया रेशो निकाल के 1:3 में. यानी 50 से हमने दोनों नंबर्स को जो है वो सिंपली डिवाइड किया. 51 ज़ा 50 और 53 ज़ा 150. इसलिए हमारे पास जो रेशो आ गई है वो आई है 1:3 की. इसके बाद हमारे पास आती है प्रोपोर्शन.
प्रोपोर्शन जो है वो किन्हीं दो रेशोस को जब आप इक्वल के साइन के बीच में मेंशन करके लिखते हैं तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे आप लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, जब आप दो रेशोस को के बीच में इक्वल साइन को लिखते हैं तो आप दरअसल प्रोपोर्शन को यूज़ कर रहे हो। और ये प्रोपोर्शन हमें हेल्प करती है कोई सी दो रेशोस को कंपेयर करने में। और आइदर अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं निकली हुई है, यानी हमारे पास दो रेशोज में से तीन वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं और चौथी वैल्यू हमारे पास नहीं निकली है, तो हम उस प्रोपोर्शन के थ्रू उस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। हम इसको सिंपली 4 डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्वल के साइन से भी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये ब्लू बॉक्स में हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है प्रोपोर्शन की। हमारे पास फर्स्ट रेशो है 14:20 और सेकंड रेशो ने हमें x रेशो 100 दी है, यानी हमने 100 में से कितने जो हैं x हैं वैल्यू आती है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमने प्रोपोर्शन उसकी किस तरीके से निकाली, 14:20 डबल डॉट्स यानी प्रोपोर्शन x रेशो 100। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास, अभी आपको बताया कि रेशोज़ जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, तो हम लोगों ने सिंपली उनको 14/20 और x/100 करके लिख दिया। 20 यहाँ पे हमारे पास पहले डिवाइड हो रहा था 14 से, वहाँ जाके हमने सिंपली उसको ले जाके x से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम 100 को इधर ला के 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इक्वल में जब हमने वैल्यूज़ निकाली, सिंपली x की वैल्यू जब हमने निकाली है तो हमारे पास आंसर आता है 70। तो हमें ये चीज़ पता लगती है कि 100 में से जो रेशो निकलेगी वो 70 की निकलेगी। Statistics are thus a mean of summarizing data through the calculation of mean value. This step is very important as it informs raw data into information which can be used to summarize and report results. तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमें हर एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने कोई से 3 वैल्यूज़ निकालनी हैं तो हम उसके थ्रू चौथी वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि डिवीजन हो रही थी तो हमने सिंपली ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया और फिर एक्स को एक साइड पर ले गए और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर करके हमने ऑपरेशंस किए, यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन करके आंसर निकाल लिया 70। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बायो मैथमेटिक्स के रिलेशनशिप में भी बताया था कि जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो मेजरली नंबर फॉर्म में आते हैं। और नंबर फॉर्म में रिजल्ट आना बेहतर भी इसलिए है क्योंकि ये रिलायबल रिसोर्सेज होते हैं या रिजल्ट्स होते हैं। Biological method also involve the use of applied mathematics to solve biological problem. Major biological problem in which knowledge of mathematics is used include gene finding, protein structure and protein-protein interactions. Bioinformatics refer to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. तो हमारी बायोलॉजी में मैथ्स का और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है। कंप्यूटर हमें डाटा ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मैथ्स जो है वो हमें डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, नंबर्स वगैरह फाइंड करने में और रेशोज़ वगैरह फाइंड करने में। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में इंक्लूड हैं। आप लोगों ने इनको अपनी कॉपी पर नोट भी करना है और अच्छे से याद भी कर लेना है। इसके अलावा MCQs की PDF जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने वहाँ से देख के अपने MCQs को बुक पे ही मार्क कर लेना है। और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं, इसीलिए जो है वो आपको फिजिकल क्लासेस में उन क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो लगवा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम often tested and never rejected are called theories. जबकि law है, if a theory survives doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law. Second question है हमारे पास, quantitative observations are better in biological method. Explain how. तो आंसर है quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because these are invariable or measurable and can be recorded in terms of numbers. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है बायोडिवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3. At least 10 million kinds of organisms inhabited the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued.
diversity among the earth organism more obvious than fundamental unity of life. We see that all organisms share many biological characteristics. 5 principal group of organisms are prokaryote, protist, fungi, plants and animals. In this chapter we will focus on the differences among different groups of organisms. We will also see how our organism classified and named and what are the concern with the existence of biodiversity. तो स्टूडेंट्स हमारी जो अर्थ है उस पर तकरीबन 10 मिलियन काइंड्स के जो हैं वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन अभी इनमें से जो है सिर्फ हम जो स्टडी कर पाए हैं, जिनको जान पाए हैं, जिनको समझ पाए हैं, वो उसका सिर्फ अभी तीसरा हिस्सा जो है वो हमने स्टडी किया है। हमारी अर्थ पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों की जो है वो वैरायटी पाई जाती है, जो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी है किसी किस्म के लिए और किसी तरह से नुकसानदेह भी है। जानदारों को मेजरली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे वो 5 नाम, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। इस चैप्टर में आप इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होगा लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होगा वेराइटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी में मैंने अभी आपको बताया डाइवर्सिटी का मतलब होगा वेराइटी और बायो का मतलब होगा लाइफ। तो बायोडाइवर्सिटी वो चीज़ है कि हम इसमें देखते हैं कि हमारी लाइफ की यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ कितनी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, कितनी वैरायटी पाई जा रही है, एक जानदार में किस किस किस्म के मज़ीद जो हैं वो टाइप्स हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप आंट्स की बात करें तो उसमें साइज़ बेस पे जो है वो हमारे पास बहुत सारी आंट्स आ जाती हैं, चूंटियाँ जिसे कहेंगे, और कलर बेस पे हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हम उसको बायोडाइवर्सिटी में जो है वो कंसीडर करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स इज़ फौना। हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी को इकट्ठा करके क्या कहते हैं, फ्लोरा, और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को कहते हैं फौना। डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। ये सब किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे क्लाइमेट पे कि हमारा आबो हवा कैसा है। मिसाल के तौर पे जो कैक्टस है वो आम मौसम में जो है वो हमें नहीं मिलता, जहाँ पे मौसम बहुत सख्त होगा, गर्म होगा, जैसा कि डेजर्ट्स वगैरह वहाँ पे होगा। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी हमें सिर्फ और सिर्फ टाइप्स को स्टडी करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद होगी। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन आल्सो हैव मैनी स्पीशीज वाइल देयर फ्यूर स्पीशीज इन द पोलर रीजन। और आपको ये चीज़ मालूम है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी यानी ये जो हमारे पास लाइफ है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई अर्थ पे। कहीं जानदार बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, जैसे ट्रॉपिक रीजन्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, वहाँ पे जानदारों की सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फिर टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती हैं, और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं, पोलर रीजन्स में, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ पोलर बियर्स होते हैं, पोलर फॉक्सेस होती हैं, पेंगुइन्स वगैरह, इस किस्म के जानदार सिर्फ वहाँ पे पोलर रीजन्स में मौजूद होते हैं। Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution. The origin of life is not well known to science, though limited evidence suggests that until 600 million years ago, all life consists of bacteria and similar unicellular organism. तो अब जो हमारे पास आजकल की जो लाइफ पाई जा रही है इस दौर में, वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है। यानी हमारी लाइफ में इतनी तब्दीलियाँ आती रहीं और अब के जानदार जो हैं वो 4 बिलियन ईयर्स के जानदार से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और ये चीज़ कंसीडर की जाती है साइंस में कि 600 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो बैक्टीरियाज थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बॉडी जो है वो सिंपली एक सेल से मिलकर बनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमें इस बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है, हम इसको कंसीडर करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इससे डील करते हैं, तो हमें ये फ़ायदा क्या दे रही है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन, अ सिग्निफिकेंट proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological resources, a wide range of industrial materials e.g. building material, fiber, dyes, resins, gum, adhesives, rubber and oil are derived directly from plants। तो ये जितनी भी हमारे पास लाइफ की वैरायटी ये मुख्तलिफ तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स की बहुत सारी जो वैरायटी है वो हमारे मुख्तलिफ इस्तेमालात में आती है। कुछ प्लांट्स को हम अपनी
फर्नीचर पर्पस के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ प्लांट्स को हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यानी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ को जो है वो हम इंडस्ट्रियल मटेरियल जिसमें हम पेपर वगैरह जो है वो तैयार करते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मुख्तलिफ वैरायटी है प्लांट्स की जो हमारे मुख्तलिफ तरीके से काम आ रही है। फिर बायोडिवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। बायोडिवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल्स। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है हमारे पास वैरायटी है लाइफ की, वो हमें हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि हमारी नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं ताकि प्लांट्स जो हैं अपना फूड प्रिपेयर कर सकें। अगर वो बैक्टीरिया की स्पीशी एग्जिस्ट ना करती होती तो हमारे प्लांट्स को ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रोजन की किल्लत हो सकती थी, कमी हो सकती थी, या पूरी तरह उन्हें मिलती ना, उन्हें फूड ना मिलता और हमारा इकोसिस्टम, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस तरीके से। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मार्किंग आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दी जाएगी। इसको अच्छे से याद कीजिए और अपनी बुक पर मार्क कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।